अस्सलाम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियर। हाइपोथैलेमस में जब कल अगर आपने इसका स्ट्रक्चर देखा हो लास्ट वीडियो में, तो आपने देखा होगा कि इसका एक मीडियल पार्ट होता है, एक लेटरल पार्ट होता है। और ये अगर आप देखें तो ये आपको दरमियान में जो नज़र आ रहा है, ये हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल है। थर्ड वेंट्रिकल की ये जो साइड है, ये मेमोरी बॉडीज़ दो नज़र आ रही हैं, और दिस इज़ यहाँ तक थर्ड वेंट्रिकल से यहाँ तक हमारे पास ये मीडियल पार्ट है और ये लेटरल पार्ट है। आज हम इसके न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जिस न्यूक्लियस को हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास दिस वन। दिस इज प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है हमारे पास, और ये मीडियल और लेटरल और मीडियल दोनों एरियाज़ में, हाइपोथैलेमस के दोनों एरियाज़ में ये प्रेजेंट होता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। इसका फंक्शन क्या है? ये हमारे पास रिलीज़ करवाता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आगे हमारे पास FSH एंड LH रिलीज़ करवाते हैं। आपको पता है FSH और LH फीमेल में ये ओवरी से रिलीज़ होंगे, और मेल में हमारे पास ये FSH और LH कहाँ से हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होंगे। गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास क्या है? ये रिलीजिंग फैक्टर है। असल में रिलीजिंग फैक्टर आगे से FSH और LH को रिलीज़ करवाएगा, जो एक्ट करेंगे ओवरीज पे और टेस्टिस पे। और ये आगे से क्या सिक्रीट करवाएंगे? हमारे पास एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सेकेंड न्यूक्लियस जो हमारे पास आता है वो हमारे पास, अभी हम लेटरल की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड न्यूक्लियस जो हमारे पास आता है दिस वन, ये जिसको इस न्यूक्लियस को हम हंगर सेंटर भी बोलते हैं। हंगर सेंटर, ये हमारे पास हंगर सेंटर का न्यूक्लियस भी है। यानी कि अगर इस न्यूक्लियस को स्टिमुलेट किया जाए तो हंगर यानी कि भूख लगती है। हंगर सेंटर का न्यूक्लियस भी है, लैटरल साइड पे है। उसके अलावा ये थर्स्ट सेंटर भी है। थर्स्ट सेंटर, प्यास भी इधर से लगती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ये एंगर सेंटर भी, यानी कि भूख, प्यास और गुस्सा, तीन चीज़ों, नाराज़गी। ये जो लैटरल न्यूक्लियस है, ये दोनों, ये हमारे पास हंगर सेंटर, थर्स्ट सेंटर और एंगर सेंटर है। इसके बिल्कुल अगर आप यहाँ पे देखें, ये पूरा जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सिंपथेटिक है। अगर इसको हम स्टिमुलेट करेंगे तो ये सिंपथेटिक जो पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक होता है, उसमें सिंपथेटिक जो रिस्पॉन्स है उसको इंक्रीज़ करता है। देखिए, अगर हंगर वाला स्टिमुलस ज़्यादा, हंगर वाला न्यूक्लियस ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएगा तो ये सिंपथेटिक एरिया को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। जिसका मतलब है, जब ज़्यादा भूख लगती है तो उसका क्या मतलब होता है कि गुस्सा भी ज़्यादा आता है। और आपका क्या होता है, अगर आप डिटेक्ट करें कि हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट होते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट में क्या होता है, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास हंगर सेंटर है, और मीडियल साइड पे है, इसी के ऊपर हमारे पास स्टाइटिस सेंटर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे हमारे पास ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ग्लूको रिसेप्टर्स कहते हैं। इन रिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं? आई थिंक ये जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, इनको हम कहते हैं ग्लूको रिसेप्टर्स। ये हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज लेवल को चेक करते हैं, उसके मुताबिक ये काम करते हैं। अगर ग्लूकोज लेवल कम है तो हंगर सेंटर को एक्टिवेट करेंगे, अगर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो स्टाइटी लेवल को एक्टिवेट करेंगे। अगर ग्लूकोज लेवल कम है, इसकी स्टिमुलेशन ज़्यादा हो रही है हंगर सेंटर की, तो ये इसके साथ साथ ये हमारे पास सिंपथेटिक को भी एक्टिवेट कर लेगा। अब ये हमारे पास लैटरल के आगे हैं। अब हम बात करते हैं मीडियल के। ये लैटरल आपको साइड नज़र आ रही है हाइपोथैलेमस की, तो अब ये मीडियल साइड है। आई थिंक आप पिछली वीडियो में आपको पता होगा लैटरल और मीडियल किस तरह से हमने की। ये अगर आप देखें तो ये मीडियल में है। अब ये हम किस तरह से मीडियल में शो कर रहे हैं, ये एक सेकेंड, या अब ये किस तरह से हम मीडियल में शो कर रहे हैं, इसके लिए आप पहले ये इस पिक्चर को अगर आप देखें तो ये हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल है। ये जो है हमारे पास, ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये जो नज़र आ रहा है, इसके बिल्कुल साथ ही लैटरल एरिया, और फिर इसके साथ मीडियल एरिया, और मीडियल के यहाँ पीछे
अगर ये मीडियल है तो इसके पीछे यहाँ पे हमारे पास लैटरल होगा। तो अगर हम थर्ड वेंट्रिकल को रिमूव कर दें तो बिल्कुल इसके साथ जो एरिया शो होगा वो हमें कौन सा शो होगा, मीडियल एरिया। इसके लिए अब ये देखें, यहाँ से हमने रिमूव किया, ये आपको ऑप्टिक क्याज़्मा नज़र आ रहा है, ऑप्टिक क्याज़्मा। ये ऊपर से हाइपोथैलेमस मूव कर रहा है, ये ट्यूबर साइनेरियम है, और इसके बाद ये इन्फंडिबुलम, ये इंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये है हमारे पास मेमलरी बॉडी। इसके लिए हमने इन एरियाज़ को किस तरह से डिवाइड किया है। जो ऑप्टिक क्याज़्मा से एरिया पहले आता है ये हमारे पास प्री क्याज़मेटिक, इसको हम क्या कहते हैं, प्री ऑप्टिक क्याज़्मा से जो रीजन हमारे पास पहले आता है ये वाला, इसको हम कहते हैं प्री ऑप्टिक रीजन, प्री ऑप्टिक रीजन। और जो बिल्कुल इसके ऊपर वाला, ये देखिए अगर डॉटेड लाइन को देखें तो ये हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक रीजन। उसके बाद ट्यूबर से जो एरिया ऊपर आता है, ट्यूबर साइनेरियम से, ये हमारे पास आ जाता है ट्यूबर, यहाँ तक ट्यूबर रीजन, ट्यूबर रीजन। और लास्ट वाला जो है हमारे पास मेमलरी बॉडी के ऊपर है, तो ये मेमलरी रीजन, मेमलरी रीजन। अब इसके न्यूक्लियस देखते हैं। पहला वाला न्यूक्लियस जो हमने देखा था वो तो हम पहले देख चुके हैं, प्री ऑप्टिक था। यहाँ पे प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस हम लैटरल व्यू में पहले से देख चुके, जब लैटरल साइड ऑफ हाइपोथैलेमस की बात कर रहे थे वहाँ पे हम देख चुके हैं प्री ऑप्टिक एरिया का रीजन का। अब हम देखेंगे सुप्रा ऑप्टिक रीजन के न्यूक्लियस। इसमें हमारे पास 4 न्यूक्लियस होते हैं। सबसे पहले ये आप देखें, अगर ये मैंने आपको क्या ऑप्टिक क्याज़्मा, ये आई कैन राइट हियर ऑप्टिक क्याज़्मा। ऑप्टिक क्याज़्मा के बिल्कुल ऊपर ये आपको जो घड़ी की शक्ल की, क्लॉक की शक्ल की एरिया नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है। इस न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, इस न्यूक्लियस का नाम होता है सुप्रा क्याज़्मेटिक न्यूक्लियस। क्याज़्मा के ऊपर है तो सुप्रा क्याज़्मेटिक न्यूक्लियस। अगर आप ये देखें तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये सर्केडियन रिथम्स जो होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास होते हैं सर्केडियन रिदम्स, मतलब डे और लाइट से रिलेटेड जो रिदम्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। ये ऊपर आप देखें इंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, ये क्या करता है, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसको एंटी राइजिंग न्यूक्लियस भी हम कहते हैं, एंटी राइजिंग न्यूक्लियस। एंटी राइजिंग न्यूक्लियस क्या करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं होने देता। किस तरीके से, इसका जो कनेक्शन होता है पाइनल, इसका जो हमारे पास कनेक्शन होता है ये हमारे पास ब्रेन स्टेम और फिर स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए ग्लैंड्स के थ्रू होता है, जो हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उनके थ्रू। और ये स्वेट ग्लैंड के जब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो स्वेट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि स्वेटिंग हो, और स्वेटिंग होने से हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है। सेकेंड, ये हमारे पास वेसल्स को जो स्किन की तरफ, सबक्यूटेनियस टिश्यू की तरफ वेसल्स जा रही होती हैं, उनको कुटेनियस टिश्यू की तरफ जो वेसल्स जा रही होती हैं उनको डायलेट करता है ताकि वहाँ पे उसी तरह से टेम्परेचर डिक्रीज़ हो सके। यहाँ ये हमारे पास टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। थर्ड हमारे पास ये वाला अगर आप देखें तो ये है हमारे पास, इसका नाम होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है और ये हमारे पास क्या रिलीज़ करते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन हमारे पास ये रिलीज़ करवा रहा होता है। ये इसके एक्सोन है, क्योंकि ये न्यूक्लियस है तो ये एक्सोन के थ्रू आता है और ये इंटीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है। और ये रिलीज़ क्या करवाता है, एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, 90% एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और 10% ये हमारे पास ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करवाता है। स्टोर होता है इंटीरियर पिट्यूटरी में और यहाँ से ये सिक्रीट होता है। असल में इसके ऊपर ना हमारे पास ओस्मो रिसेप्टर्स लगे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास ओस्मो रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो कि वाटर का जो ब्लड की कंसंट्रेशन होती है उसको मेजर करते हैं और उसके मुताबिक ही हमें एडीएच कितना रिलीज़ करना है या नहीं करना वो डिटरमिन करते हैं। और ये हमारे पास जो नेफ्रॉन होता है उसको कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से एडीएच एक्ट करता है तो इसकी परमिएबिलिटी फॉर वाटर इंक्रीज़ हो जाती है और वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि यूरिन कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस होता है। सेकेंड, जो अगर आप ये न्यूक्लियस देखें लास्ट वाला, तो ये हमारे पास है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में हमारे पास मेन जो चीज़ रिलीज़ होती है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होती है। 90% ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है और 90% ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है और 10% हमारे पास एडीएच रिलीज़ होता है। इसमें भी इसी तरह से एक्सोन्स आते हैं और इंटीरियर पिट्यूटरी में ये स्टोर हो जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये दो मौक़ों पे रिलीज़ होता है। एक तो जब हमारे पास लेबर प्रोसेस के थ्रू जब चाइल्ड बर्थ होती है तब
ये यूट्रस पे एक्ट करता है। अगर आप देखें तो ये यहाँ पे यूट्रस पे हमारे पास क्या होता है, यूट्रस पे हमारे पास रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ये यूट्रस पे एक्ट करते हैं और उसकी मायोमीट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिसकी वजह से लेबर प्रोसेस होता है, यानी कि बेबी की बर्थ मतलब बेबी की बर्थ होती है। सेकंड जो है ये बेबी की सकलिंग से अगर आप इस डायग्राम को देखें तो जब भी बेबी यहाँ पे सक्कल करता है तो हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन देते हैं हाइपोथैलेमस तक इंफॉर्मेशन देते हैं, वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। ये जो आपको अंदर वाला एरिया नज़र आ रहा है ये पूरा, ये हमारे पास मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनिट है और इसके बाहर ये हमारे पास मायो एपिथेलियल सेल्स है। मायो एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं। देखिए आप इसको किस तरह से कवर किया मायो एपिथेलियल सेल्स ने। मायो एपिथेलियल सेल्स पे ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे इस पे ऑक्सीटोसिन आके अटैच होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्ट करने से ये मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनिट भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और मिल्क जो होता है लेट डाउन करता है। ओके, बाकी न्यूक्लियस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।